नमस्कार दोस्तों। आज डेट बताने की आवश्यकता नहीं है। आज बहुत ही ज़्यादा प्लेजेंट डे है। आज़ादी को मिले 75 ईयर्स पूरे हो चुके हैं। तो इस मौके पर आपको इंडिपेंडेंस डे की बहुत ही ज़्यादा वाली शुभकामनाएं। तो आज का जो दिन है देखो, बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी हमको भी प्रोवाइड करता है सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन की, सेल्फ रिफ्लेक्शन की। एज ए इंडिविजुअल लेवल पे भी आज़ादी प्राप्त करने का बहुत बढ़िया मौका है। आज़ादी किससे? आज़ादी नेगेटिव थॉट से, आज़ादी इनडिसिप्लिन से, आज़ादी प्रोक्रास्टिनेशन से, आज़ादी डिस्ट्रैक्शन से, इन सब चीज़ों से देखो, अगर आज़ादी पा ली तो आपकी जो जर्नी है ना, एक अच्छा लीडर बनने की, यूँ नहीं बोलूँगा सिलेक्शन लेने की, सिलेक्शन तो आप ले ही लोगे, लेकिन भारत में एक अच्छा लीडर बनने की जो आपकी जर्नी है ना, बहुत ज़्यादा आसान बनेगी, इफेक्टिवनेस ज़्यादा आएगी, प्रोडक्टिविटी और बढ़ जाएगी। तो ये चीज़ आप ख्याल रखिएगा। आज के दिन देखो, इन चीज़ों की काफ़ी चर्चा हो रही है, जैसे पैट्रियोटिज्म, नेशनलिज्म। मैं आपसे पूछता हूँ, पैट्रियोटिज्म क्या है? देखो, पैट्रियोटिज्म सिंपल भाषा में है लव टुवर्ड्स कंट्री, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस विद द नेशन। ये और देश का नागरिक होने के नाते आप कुछ ड्यूटीज़ को फुलफिल करोगे। ड्यूटीज़ जैसे कि देखो, आपके देश में जो शहीद हैं उनका आप सम्मान करोगे, जिन्होंने देश को बचाने के लिए बलिदान दिया। आप अपना टैक्स दोगे। मतलब देखो, कोई भी नागरिक अगर इन सभी ड्यूटीज़ को पूरा करता है ना, अपना टैक्स पे करता है टाइम से, किसी प्रकार का कोई करप्शन नहीं करता, और इन्वायरमेंट, पब्लिक प्रॉपर्टी, इनका ख्याल रखता है, वोटिंग में पार्टिसिपेट करता है, तो वो भी बल्कि ज़्यादा पैट्रियोटिक हैं, क्योंकि वो देश के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। लेकिन कुछ दूसरे लोग जो बोलने के लिए पैट्रियोटिक हैं, जैसे हमारे देश में कुछ पॉलिटिशियंस हैं, वैसे सारा दिन करप्शन करेंगे, धर्म के नाम पे, जात के नाम पे, एथनिसिटी के नाम पे समाज को तोड़ने का काम करेंगे, लेकिन दिखाएंगे ऐसे कि सबसे बड़ा पैट्रियोटिक मैं ही हूं। तो आवश्यकता यह है, देश के जो नागरिक है ना, वो समझें इस बात को कि पैट्रियोटिज्म का मतलब क्या है, कौन ज़्यादा पैट्रियोटिक है। क्या वो पॉलिटिशियंस या फिर ब्यूरोक्रेट्स जो करप्शन करते हैं, देश को अंदर से खोखला बनाने का काम करते हैं, वो ज़्यादा पैट्रियोटिक है, या फिर एक आम आदमी जो अपनी सभी ड्यूटीज़ को फुलफिल करता है, सभी कानूनों का, सभी रूल्स का पालन करता है, और देश के प्रति एक बहुत ही सच्चे दिल का भाव रखता है, वो पैट्रियोटिक है। पैट्रियोटिक ना आज के समय में दिखावा बहुत बन गया है, ना सिर्फ हमारे देश में बल्कि विभिन्न देशों में एक होड़ लगी है दिखाने की कि मैं ज़्यादा पैट्रियोटिक हूं, मैं ज़्यादा पैट्रियोटिक हूं। जैसे देखो, हिंदी मूवीज में डायलॉग नहीं आता, ये धरती माँ है, तो माँ के प्रति किसी बच्चे का कितना प्यार है वो कभी दिखाएगा नहीं। वो प्यार, उस प्यार की किसी से तुलना ही नहीं की जा सकती है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आंसर्स में आप लिख सकते हो। अब चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। लेकिन ये तो बता दूं कौन कौन से आर्टिकल्स हमको डिस्कस करने हैं। दो इश्यूज आज हम डिस्कस करेंगे। हिंदू में तो एक ही इश्यू काम का है, लोकल गवर्नमेंट से संबंधित, लेकिन G20 का इशू हम डिस्कस करेंगे इंडियन एक्सप्रेस से। तो एक लोकल गवर्नमेंट्स और दूसरा G20, दोनों इश्यूज को हम डिस्कस करेंगे। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल लोकल गवर्नमेंट्स से संबंधित है। आप GS पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, अब आज़ादी को 75 ईयर्स पूरे हो चुके हैं, तो इस मौके पर जो लोकल बॉडीज हैं ना, उनकी परफॉर्मेंस को एनालाइज किया जा रहा है। 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से पहले, जो 1993 में आई थी, उससे पहले तो देखो अलग अलग राज्यों में लोकल बॉडीज की, जैसे अर्बन लोकल बॉडीज हो या फिर पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हो, इनकी सिचुएशन अलग अलग थी। किसी राज्य में 4 साल बाद इलेक्शन होते थे, किसी राज्य में 6 साल बाद, कहीं पे 3 टियर सिस्टम था, कहीं पर 4 टियर, कहीं पर 2 टियर। मतलब यूनिफॉर्मिटी नहीं थी हमारे देश में। बट 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आने के बाद सभी राज्यों में कुछ चीज़ें तो देखो सेम हो गई। जैसे 3 टियर सिस्टम रहेगा, इसके अलावा 5 साल में एक बार इलेक्शन कंडक्ट होगा। लेकिन देखो, इसके अलावा और जो बहुत सारी बातें, बड़े बड़े सपने दिखाए गए थे कि इन अमेंडमेंट्स के आने के बाद वास्तव में हमारे देश में ग्रासरूट लेवल पर लीडरशिप डेवलप होगी, हुई तो है, लेकिन जितना सोचा गया था ना, उतना नहीं हुआ है। देखो, जब तक हमारे देश में ये 73rd और 74th अमेंडमेंट नहीं आई थी ना, तब तक हमारे देश में इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स की संख्या थी सिर्फ 4000 तक, और सारे के सारे MLAs या फिर MPs। लेकिन जैसे ही ये अमेंडमेंट्स आई, तो हमारे देश में इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स की संख्या बढ़ के हो गई
3.2 मिलियन यानी 32 लाख। मतलब किसी भी डेमोक्रेसी में इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स की संख्या इतनी ज़्यादा नहीं होगी जितने कि इंडिया में। महिलाओं का पार्टिसिपेशन भी सुनिश्चित हुआ क्योंकि महिलाओं को रिजर्वेशन दिया गया था। इवन जो पिछड़े हुए तबके हैं हमारे देश में जैसे एससीज और एसटीज, उनको भी रिजर्वेशन दिया गया। और ये रिजर्वेशन सिर्फ इलेक्टेड सीट्स पर नहीं था बल्कि लीडरशिप लेवल पर भी था। जैसे सीट्स कई बार रिजर्व हो जाती हैं। ब्लॉक समिति के चेयरमैन की जो सीट है इस बार शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व्ड है, या फिर सरपंच की जो सीट है इस बार शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व्ड है। तो लीडरशिप लेवल पे भी रिजर्वेशन जो है वो एप्लीकेबल है। इवन कई राज्य तो देखो ऐसे हैं जहां पर महिलाओं के रिप्रेजेंटेशन को और भी ज़्यादा एक्सपेंड कर दिया गया है। जैसे बिहार पहला ऐसा राज्य बना जिसने 2006 में महिलाओं के लिए जो 73rd और 74th अमेंडमेंट में 1/3 रिजर्वेशन की बात कही गई थी, इसे एक्सपेंड करके 50% कर दिया। कई सारे दूसरे राज्यों ने भी इसी चीज़ को फॉलो किया। लेकिन देखो इन सब अच्छी चीज़ों के बावजूद क्वेश्चन ये उठता है, क्या वास्तव में पावर्स मिली लोकल बॉडीज को? इसका आंसर है नो। ना पावर मिले, ना ज़्यादा फंक्शन मिले, ना ज़्यादा फाइनेंस मिला। इसके लिए बहुत सारे रीजन्स रिस्पॉन्सिबल हैं, जिसमें से एक मेन है ब्यूरोक्रेट्स। ब्यूरोक्रेट्स देखो कभी चाहते ही नहीं थे कि लोकल गवर्नमेंट्स को पावर मिले, लोकल गवर्नमेंट्स मजबूत हों, क्योंकि ब्यूरोक्रेट्स हमेशा इनसिक्योर महसूस करते हैं। उन्हें लगता है अगर गांव-गांव में सरपंच के पास, ग्राम सभा के पास, अगर वार्ड मेंबर्स के पास, इनके पास अगर पावर्स आ गई तो हमें कोई नहीं पूछेगा, हमसे पावर चली जाएगी। लोकल गवर्नमेंट को इसीलिए कोई कैपेसिटी नहीं दी गई है। मतलब और भी बहुत सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं। जैसे स्टेट लेवल पे जो लीडर्स होते हैं, पॉलिटिकल लीडर्स, वो भी इनसिक्योर महसूस करते हैं। उन्हें लगता है कि अगर देखो गांव-गांव में लीडरशिप डेवलप हो गई तो हमें कोई नहीं पूछेगा, फिर वो इनसिक्योर महसूस करते हैं। इसी वजह से लोकल गवर्नमेंट्स को कैपेसिटी नहीं दी गई है। जबकि देखो मान लिया चलो स्टेट लेवल पे जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, एमएलए एमपी हैं, वो तो चुने हुए हैं, बट ब्यूरोक्रेट्स तो चुने हुए भी नहीं हैं। मतलब उनकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, वो इतने सारे फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। लेकिन जो लोकल लेवल पे लीडर्स हैं उनको जनता ने चुना है, बट उनको नहीं पूछा जाता है, उनके पास फंक्शंस नहीं है परफॉर्म करने के लिए, बस एक पद बना दिया गया है। कई बार तो ऐसा लगता है कि हाँ अमेंडमेंट हुई है इसलिए आप इलेक्ट हो गए हो, लेकिन काम करने के लिए इतना कुछ नहीं है। सब कुछ जो डिसीजन है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे लिए जाते हैं, एमएलए लेवल पे लिए जाते हैं। बात हर कोई करता है लोकल गवर्नमेंट्स को मजबूत किया जाए, लोकल गवर्नमेंट्स को इंपावर किया जाए, लेकिन ऐसा लगता है कि ना ब्यूरोक्रेट्स ने और स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे जो पॉलिटिशियंस हैं ना, उन्होंने डिसाइड कर लिया है कि बातें करेंगे लेकिन काम नहीं करेंगे। बातें तो हमेशा की जाती हैं। होना देखो कायदे से ये चाहिए, हर एक लेवल पे जो लोकल गवर्नमेंट है ना, जैसे पंचायत लेवल पे है, हर एक लोकल गवर्नमेंट की अपनी ऑर्गेनाइजेशनल कैपेसिटी हो, स्टाफ हो जैसे इंजीनियर्स, ऑफिस स्टाफ, सोशल मोबिलाइजर। लेकिन आप देखिए लोकल लेवल पे लोकल गवर्नमेंट के पास क्या स्टाफ होता है? नहीं होता। मतलब लोकल लेवल पे जो जेई है, एसडीओ है, जैसे पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में, और इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में, ये लोकल गवर्नमेंट्स की सुनते ही नहीं है। जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैं, आप उनका एग्जांपल लीजिए। स्टाफ के नाम पर मिलता है सिर्फ एक पंचायत सेक्रेटरी। जो पंचायत वेब सीरीज है ना, उसमें आपने जीतू भैया को देखा होगा, सिर्फ एक ही स्टाफ मिलता है और उनकी भी बात कोई नहीं मानता। जो विनोद जैसे लोग हैं वो तंग करके रखते हैं, समझ गए? तो कहने का मतलब ये है स्टाफ नहीं मिलता बिल्कुल भी लोकल गवर्नमेंट्स को कि वो अपना काम करवा सकें। स्टाफ नहीं मिलता क्योंकि ब्यूरोक्रेट्स अपने हाथों में पावर कॉन्सेंट्रेट करके रखते हैं। दूसरा है स्टाफ्ड ऑफ मनी, पैसा भी नहीं मिलता। देखो यूनियन गवर्नमेंट जो रेवेन्यू डिवाइड करती है ना स्टेट्स के साथ, जो डिविजनल पूल है जिसको डिवाइड किया जाता है यूनियन और स्टेट्स के बीच में, उस डिविजनल पूल में ना सिर्फ 5% या फिर उससे कम पैसा मिलता है लोकल गवर्नमेंट्स को, और वो भी ना कंडीशंस के साथ मिलता है। आप इसके लिए खर्च कीजिए, इस स्कीम के लिए खर्च कीजिए, पूरी कंडीशंस दी होती हैं, तब जाके उन्हें पैसा मिलता है। लेकिन उनके पास ना डिस्क्रिशन नहीं है कि कैसे वो अपने पैसे का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि देखो लोकल सिचुएशन अलग हो सकती है, किसी लोकल गवर्नमेंट के लिए प्रायोरिटी अलग चीज़ हो सकती है। गांव के हिसाब से किसी गांव में इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है लेकिन
हेल्थ और एजुकेशन सिस्टम अच्छा नहीं है तो उस पर ध्यान देना चाहिए। किसी लोकल गवर्नमेंट में ऐसा हो सकता है कि हेल्थ और एजुकेशनल सिचुएशन तो अच्छी है, ये इंडिकेटर्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन सड़कें नहीं है। तो हर एक लोकल गवर्नमेंट की ना प्रायोरिटी अलग हो सकती है, लेकिन जो पैसा आता है डिविजनल पूल से वो कंडीशंस के साथ आता है कि इस चीज़ पे खर्च कीजिए। लोकल गवर्नमेंट को डिस्क्रिशन नहीं होती। शहरों में जो म्यूनसिपल बॉडीज हैं उनके पास तो देखो थोड़े रिलेटिवली ज़्यादा टैक्स रिसोर्स उपलब्ध हैं जिसको वो मोबिलाइज कर सकते हैं, जैसे प्रॉपर्टी टैक्स। शहरों में म्यूनसिपल बॉडीज प्रॉपर्टी टैक्स इकट्ठा कर सकती हैं, लेकिन एक बार वो इकट्ठा कर भी लें तो फिर देखो कैसे उनको यूज़ किया जाएगा ये तो डिसाइड किया जाता है ऑफिसर्स के द्वारा। कई बार यही पैसा ट्रांसफ़र कर दिया जाता है किसी पैरेलल कॉरपोरेट एंटिटी के पास में। जैसे देखो स्मार्ट सिटी को गवर्न करने के लिए एक स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाया है, कोई कंपनी बनाई है, अब उसको पैसा चला जाता है, वो कैसे सिटी की डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल करेगी। लेकिन म्यूनसिपल बॉडी के पैरेलल बॉडी क्रिएट हो गई स्मार्ट सिटी वाली, जिसका नाम है स्पेशल पर्पस व्हीकल। तो ऑलरेडी कम पावर्स थी, थोड़ी और पावर छीन ली गई इस प्रकार की बॉडीज के द्वारा, तो ये भी एक कंसर्न है। उसके बाद तीसरा चैलेंज है ब्यूरोक्रेट्स के द्वारा देखो टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है लोकल सर्विसेज की डिलीवरी को सेंट्रलाइज करने के लिए। अब जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना है, घर किसको मिलेगा, सब कुछ आप ऑनलाइन अप्लाई कीजिए और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिसीजन लिया जाएगा, एमएलए के लेवल पे डिसीजन लिया जाएगा। मतलब लोकल लेवल पे जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं ना उनका से बहुत कम है सर्विसेज की डिलीवरी में, जबकि उनका रोल उनका से ज़्यादा होना चाहिए। अब इसके बाद राइटर कुछ चीज़ें सजेस्ट करते हैं कि कुछ ट्रेंड इमर्ज हो रहे हैं। देखो अर्बन गवर्नमेंट्स जो हैं वो न्यू बैटल ग्राउंड हैं। अर्बन गवर्नमेंट्स जिनका प्रोविजन किया गया है 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में, ये न्यू बैटल ग्राउंड देखो इसलिए हैं क्योंकि अब शहरों में ना लोग धीरे धीरे अब समझदार हो रहे हैं। उन्हें पता है कि हमें जैसी सर्विस डिलीवर की जानी चाहिए वैसा नहीं की जा रही है। कोविड-19 के दौरान लोग बहुत तंग हो गए थे, तो अब चूंकि उनमें अवेयरनेस फैली है ना, वो बात करने लगे हैं कि अर्बन गवर्नमेंट्स को मजबूत किया जाए। बहुत सारे अर्बन एनजीओज ऐसे हैं जो लोगों को एजुकेट करते हैं कि आप अर्बन गवर्नेंस में इंटरेस्ट लीजिए। और दूसरी चीज़ देखो, जो लाइन डिपार्टमेंट्स है ना, लाइन डिपार्टमेंट्स जैसे स्टेट लेवल पे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है, वाटर डिपार्टमेंट है, रूरल बॉडीज़ का डिपार्टमेंट है, लैंड डेवलपमेंट का डिपार्टमेंट है, ये सारे डिपार्टमेंट्स पहले ना बताते नहीं थे। मतलब लोकल इंस्टीट्यूशंस का तो कोई रोल होता ही नहीं था कि कहाँ पे नया इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड बनेगा, कहाँ पे वाटर बॉक्स बनेगा, कुछ नहीं बताते थे। इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ पे इस्टाब्लिश होने वाला है अपने आप से ही वो डिसाइड कर लेते थे। बाद में धीरे धीरे अब आरटीआई आया, अब आम जनता को भी पता होने लगा है कि यहाँ पे प्रोजेक्ट आया है, क्यों डिसाइड किया गया है यहाँ पे प्रोजेक्ट इस्टाब्लिश करने का। तो धीरे धीरे अब इंडिया में ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होने लगा है ना, तो ये लाइन डिपार्टमेंट अब इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ पे इस्टाब्लिश करें इसके लिए लोकल इंस्टीट्यूशंस का से रखने को तैयार हैं। इवन डे टू डे बेसिस पे जो लोकल सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं ना, जैसे देखो नया इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन है और बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं रोज़मर्रा की जो सर्विसेज डिलीवर करनी होती हैं इन लाइन डिपार्टमेंट्स को, जैसे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, वाटर डिपार्टमेंट, वो इन लोकल सर्विसेज की डिलीवरी में लोकल गवर्नमेंट्स का रोल भी रखने को तैयार हैं। क्योंकि जैसे महामारी आई तो आपने देखा किस प्रकार से बड़े लेवल पे जो ब्यूरोक्रेट्स थे या फिर लीडर्स थे वो तो गुम से हो गए, लेकिन ग्रास रूट लेवल पे जो इंस्टीट्यूशंस थे ना उन्होंने बढ़िया रोल प्ले किया इस महामारी को कंट्रोल करने में। इसी से लाइन डिपार्टमेंट्स को ये कॉन्फिडेंस आया कि लोकल लेवल पे ये जो लोकल गवर्नमेंट्स है ना ये भी अच्छे से सर्विस डिलीवरी कर सकती हैं। इसीलिए लोकल गवर्नमेंट्स के लिए रिस्पेक्ट पैदा हो गई लाइन डिपार्टमेंट्स में। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल G20 एंड इट्स सिग्निफिकेंस से संबंधित है। आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो लेट 1990s में ना, जैसे 1997 में एशियन टाइगर्स में फॉर एग्जांपल सिंगापुर में, साउथ कोरिया में, इनकी इकोनॉमीज में क्राइसिस आए थे। इसके अलावा फाइनेंशियल क्राइसिस तो मैक्सिको और रशिया की इकोनॉमी भी आए थे। तो ना इनको एड्रेस करने के लिए ना एक नया ग्रुप इमर्ज होकर आया G20 की फॉर्म में। G20 ग्रुप में G7 कंट्रीज तो थे ही, इसके अलावा डेवलपिंग और इमर्जिंग कंट्रीज भी थे। सोचा यह गया था कि अब चूंकि ये इमर्जिंग और डेवलपिंग कंट्रीज हैं
इनकी पार्टिसिपेशन के बिना ग्लोबल इकोनॉमी को आगे नहीं ले जाया जा सकता। तो G7 ग्रुप जो है वो इनफ नहीं है वर्ल्ड इकोनॉमी को मजबूत बनाने के लिए, इसीलिए G20 ग्रुप का निर्माण किया गया था। आज के समय में G20 ग्रुप जो है वो देखो सभी मेजर इंटरनेशनल इकोनॉमिक इश्यूज पर अपनी राय रखता है, कैसे इन इश्यूज को हैंडल किया जाए इस ग्रुप में डिसाइड होता है। हालांकि ग्रुप के पास ना कोई इन्फोर्सिंग पावर नहीं है। इन्फोर्सिंग पावर मतलब जैसे आपको एग्जांपल देता हूं, अब भारत सरकार ने कुछ फैसला किया कि ट्रैफिक रूल्स के वायलेट करने पर फॉर एग्जांपल हेलमेट नहीं पहना जाता है तो इतना फाइन लगेगा। फाइन जो है वो इन्फोर्सिंग पावर है ताकि लोग उसको फॉलो करें। सिर्फ वर्ड से काम नहीं चलता ना, तलवार से काम चलता है कि अगर लोग उसको ना माने तो तलवार का भी इस्तेमाल किया जा सके। तलवार मतलब फाइन, एक्चुअल तलवार नहीं। तो G20 ग्रुप में जो भी डिसीजन लिए जाते हैं ना उसको इन्फोर्स करने की पावर नहीं है G20 के पास में। G20 ग्रुप की फंक्शनिंग का मेन जो एसेंस है ना वो ये है कि आज के समय में इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज और इकोनॉमिक चैलेंजेस दोनों इंटरलिंक्ड हैं। जैसे देखो ग्लोबल इकोनॉमी इंटरलिंक्ड है, यूएसए में रिसेशन आता है तो इसका असर सभी देशों पर देखने को मिलेगा। उसी प्रकार से क्लाइमेट चेंज का जो असर है वो एक देश पर नहीं है, सभी देशों पर है। तो शुरू में तो G20 ग्रुप का जो फोकस था ना वो इकोनॉमिक इश्यूज पे ज्यादा था, बट आज के समय में G20 ग्रुप का जो फोकस है ना दूसरे मेजर इश्यूज पर भी है, जैसे क्लाइमेट चेंज। ये सारे मेंबर कंट्रीज हैं G20 के, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया यानी साउथ कोरिया, मैक्सिको, रशिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, टर्की, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स और यूरोपियन यूनियन। स्पेन परमानेंट इनवाइटी है। इसके अलावा और बहुत सारी इंटरनेशनल एजेंसीज परमानेंट इनवाइटी हैं जो G20 के समिट में हिस्सा लेती हैं, जैसे UN, IMF, आसियान, अफ्रीकन यूनियन। G20 में जो मेंबर कंट्रीज है ना वो पूरे वर्ल्ड की जीडीपी में मिला के 80% कंट्रीब्यूट करती हैं। 75% ग्लोबल ट्रेड G20 मेंबर्स के बीच में होता है और टोटल वर्ल्ड में जितनी पॉपुलेशन है उसका 60% तो इन G20 कंट्रीज में है। इस्टाब्लिश कब हुआ था? 1999 में। शुरू में देखो ये एक फोरम था मेंबर कंट्रीज के फाइनेंस मिनिस्टर्स के लिए और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स के लिए, ताकि इकोनॉमिक और फाइनेंशियल इश्यूज को डिस्कस किया जा सके। यानी शुरू में तो सिर्फ वित्त मंत्रियों को और सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स को पार्टिसिपेट करना था, लेकिन बाद में इस ग्रुप को ना अपग्रेड कर दिया गया। बाद में ये डिसाइड किया गया कि अच्छा ग्रुप है, बल्कि विभिन्न मेंबर कंट्रीज के जो हेड्स ऑफ गवर्नमेंट्स है ना वो भी पार्टिसिपेट करें तो ज्यादा अच्छा है, ज्यादा इश्यूज पर कोऑपरेट किया जा सकता है। इसके बाद 2011 के बाद से ही G20 का ना एनुअल समिट होता है। हर बार प्रेसिडेंसी जो होती है किसी अलग मेंबर कंट्री के पास में होती है। जैसे 2023 में प्रेसिडेंसी किसके पास होगी? इंडिया के पास में होगी। अब देखो G20 की फंक्शनिंग से संबंधित कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है और प्री में भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। जैसे अक्सर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सार्क का हेडक्वार्टर कहां पे है, बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर कहां पे है। आप बताइए G20 का हेडक्वार्टर कहां पे है ही नहीं, कोई सेक्रेटरीट नहीं है G20 का, कोई चार्टर नहीं है। जैसे आसियान का अपना एक संविधान है ना, चार्टर है, उसी प्रकार से G20 का कोई चार्टर नहीं है। तो प्रेसिडेंसी किसके पास रहती है? प्रेसिडेंसी देखो हर साल चेंज होती रहती है, लेकिन क्वेश्चन ये उठता है अगर सेक्रेटरीट ही नहीं है तो डिसाइड कैसे होता है कि इस साल कौन से इश्यूज पर चर्चा होगी, एजेंडा में क्या है? देखो एक ट्रोइका है, ट्रोइका मतलब 3 देशों का समूह। अब देखो जैसे करंट प्रेसिडेंसी जो है वो इंडोनेशिया के पास है 2022 में, तो जिसके पास करंट प्रेसिडेंसी है, जिसके पास पिछले साल प्रेसिडेंसी थी और जिसके पास अगले साल यानी नेक्स्ट ईयर प्रेसिडेंसी है, तो 3 देशों का एक ग्रुप बनता है जिसे बोलते हैं ट्रोइका। ये 3 देश मिलकर डिसाइड करते हैं कि इस साल जो समिट होगा उस समिट के दौरान कौन से इश्यूज पर चर्चा होगी, कौन से इश्यूज को डिस्कस किया जाएगा। G20 ग्रुप की प्रोसेस में देखो विभिन्न मेंबर कंट्रीज को रिप्रेजेंट किया जाता है शेरपास के द्वारा। जैसे इंडिया के अलग से शेरपा हैं, यूएसए के अलग से हैं। ये विभिन्न मेंबर कंट्रीज के शेरपास पूरे साल ना नेगोशिएशन करते रहते हैं कि किन इश्यूज को डिस्कस किया जाना चाहिए, किन को नहीं किया जाना चाहिए, समिट के लिए एजेंडा आइटम क्या होना चाहिए। ये जो शेरपास होते हैं ना, लीडर्स के एक प्रकार से दूत होते हैं। फॉर एग्जाम्पल इंडिया ने अमिताभ कांत को, जो नीति आयोग के फॉर्मर सीईओ है ना, उनको अपॉइंट किया हुआ है शेरपा के तौर पर G20 में। वो प्रधानमंत्री मोदी के दूत हैं, बाकी शेरपास के साथ में नेगोशिएशन करते हैं किन एजेंडास को लिया जाना है।
अब G20 का जो वर्क है ना, 2 ट्रैक्स में डिवाइडेड है, एक फाइनेंस ट्रैक और दूसरा शेरपा ट्रैक। इन दोनों ट्रैक्स के बीच में वर्किंग ग्रुप्स हैं अलग अलग। उसी वर्किंग ग्रुप में मेंबर कंट्रीज के जो अलग अलग मिनिस्ट्रीज या फिर डिपार्टमेंट्स के रिप्रेजेंटेटिव है ना, वो पार्टिसिपेट करते हैं। कई सारी जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो पार्टिसिपेट करती हैं। जैसे एग्जांपल देता हूं, 2 ट्रैक है ना, फाइनेंस ट्रैक और शेरपा ट्रैक। अब फाइनेंस ट्रैक के अंदर मान लीजिए कॉमर्स मिनिस्ट्री का एक वर्किंग ग्रुप है, तो इंडिया के कॉमर्स मिनिस्ट्री से रिप्रेजेंटेटिव होगा, यूएस की कॉमर्स मिनिस्ट्री से रिप्रेजेंटेटिव होगा। और शेरपा ट्रैक के अंतर्गत मान लीजिए क्लाइमेट चेंज का एक वर्किंग ग्रुप है, तो इंडिया में इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री से उस वर्किंग ग्रुप में एक रिप्रेजेंटेटिव हो सकता है, यूएस की इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री से, यूके की इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री से कोई रिप्रेजेंटेटिव हो सकता है। तो इस प्रकार से फंक्शनिंग चलती है G20 की। सिग्निफिकेंस काफ़ी ज़्यादा है इस ग्रुप की। जैसा हमने डिस्कस किया, डेटा की सहायता से ये जो ग्रुप है वर्ल्ड में बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा जीडीपी है इस ग्रुप के मेंबर कंट्रीज़ की, पॉपुलेशन ज़्यादा है, ट्रेड ज़्यादा होता है, तो बाकी ग्रुप्स के अपेक्षा करना इसमें रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा है। जैसे G7 में तो सिर्फ इंडस्ट्रियलाइज्ड इकोनॉमी थी, लेकिन G20 में इमर्जिंग कंट्रीज भी शामिल हैं। इसके बाद नेक्स्ट, G20 ने ना बहुत बढ़िया रोल प्ले किया 2007 के फाइनेंशियल क्राइसिस को हैंडल करने में। उस समय डिसाइड किया गया था कि विभिन्न देश जो G20 में आते हैं वो अपने एक्सपेंडिचर को इंक्रीज करेंगे, ट्रेड बैरियर को हटाएंगे ताकि इकोनॉमीज को रिवाइव किया जा सके। और जब देखो G20 का समिट होता है ना, तो उस मौके पर कई सारे देश के प्रीमियर्स आपस में मुलाकात कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए G20 का समिट हुआ, इंडिया और जापान के प्रधानमंत्री ने आपस में मुलाकात कर ली, इवन कई बार तो क्वाड की मीटिंग हो गई। ऐसे ऐसे बायलेटरल और ट्राइलेटरल लेवल की मीटिंग भी चलती रहती हैं G20 के समिट के दौरान। मतलब जैसे ही टाइम मिला तो दूसरे काम में निपटा लिए, वो वाली बात हो गई। चौथा पॉइंट है, चूंकि देखो इस ग्रुप के मेंबर कंट्रीज का इकोनॉमिक क्लाउड काफी ज्यादा है, बड़े बड़े इकोनॉमीज वाले देश हैं इस ग्रुप में, तो ये जो भी डिसाइड करते हैं ना इंटरनेशनल मैटर्स पर, जैसे वर्ल्ड ट्रेड पर, क्लाइमेट चेंज पर, डेटा डिसेंट्रलाइजेशन पर, वो देखो फिर बाद में ग्लोबल कन्वेंशंस या फिर ग्लोबल लॉज का पार्ट बनती हैं वो चीज़ें। अब G20 में जो डिसाइड हो गया, ज़्यादा संभावना तो यही है ना वही चीज़ UN में डिसाइड होगी फिर, समझ गए। पांचवा पॉइंट, जैसे कोविड-19 की महामारी आई, उस दौरान गरीब देशों को रिलीफ प्रोवाइड करने के लिए G20 के द्वारा कई अच्छे फैसले लिए गए थे। जैसे डेट पेमेंट, उनको ऊपर कर्ज था, इंस्टॉलमेंट चुकानी थी, उसे सस्पेंड कर दिया गया था। बाद में बोला गया था कि मिड 2022 तक वर्ल्ड की 70% पॉपुलेशन को वैक्सीनेट किया जाएगा। मुझे डाउट है इस लक्ष्य को तो अचीव नहीं किया गया है। खैर, मतलब बात समझ गए ना, गरीब देशों को रिलीफ प्रोवाइड करने का काम भी करता है G20। महामारी के दौरान समिट हुए थे। अब चैलेंजेस हैं, जैसे रशिया यूक्रेन क्राइसिस एक चैलेंज है, बिगेस्ट रोड ब्लॉक है। अब दिक्कत ये है, यूएसए और यूएसए के अलाइ कंट्रीज एक तरफ और रशिया के अलाइज कंट्रीज दूसरी तरफ। कम ही है रशिया के मित्र देश तो, लेकिन फिर भी हैं। तो दोनों ना एक टेबल पर बैठने के लिए तैयार नहीं है। तो डर ये है कि कहीं G20 का समिट भी जो है इनके टकराव की भेंट ना चढ़ जाए। नेक्स्ट है राइजिंग प्रोटेक्शनिज्म। ये भी एक बड़ा खतरा है G20 ग्रुप के लिए। जैसे देखो विभिन्न देश ना अब अपनी अपनी डोमेस्टिक कंपनीज और डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को बचाने में लगी हुई हैं, सेल्फ सफिशिएंट बनने की कोशिश कर रही हैं विभिन्न देशों की इकोनॉमीज। जैसे इंडिया ने भी आत्मनिर्भर भारत कैंपेन लॉन्च किया, यूएसए में भी अमेरिका फर्स्ट की बात कही गई। अगर देखो ये सब होगा तो फिर तो ट्रेड कम हो जाएगा, कोऑपरेशन कम हो जाएगा, टकराव आएगा विभिन्न देशों में इकोनॉमी के नाम पे, ट्रेड के नाम पे। तो ये चीजें अच्छी नहीं है। जैसे बाइडन का एग्जांपल दिया जाता है, बाइडन ने वैसे ट्रंप प्रशासन की ज्यादातर पॉलिसीज को वापस ले लिया था, लेकिन इसको वापस नहीं लिया था। टैरिफ जो ट्रंप ने इंक्रीज किए थे ना दूसरे देशों से इंपोर्ट होने वाले माल पर, वो आज भी इंक्रीज हैं। नेक्स्ट है इनफॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ G20। इनफॉर्मल स्ट्रक्चर मतलब जैसा हमने डिस्कस किया था, ना तो इस ग्रुप का कोई चार्टर है, ना ही इस ग्रुप का कोई हेडक्वार्टर है। तो इनफॉर्मल ढंग से ये जो ग्रुप है वो काम करता रहता है। नेक्स्ट है इन्फ्लुएंसेस डिसीजन मेकिंग ऑफ स्मॉलर कंट्रीज। अब देखो G20 में है तो सिर्फ बड़े देश शामिल, 20 ही हैं, लेकिन न जाने कितने छोटे छोटे देश तो नहीं है। टोटल वर्ल्ड में कंट्रीज कितने हैं, 193-94 के आसपास है ना। तो इतने सारे देशों का तो फिर कोई से है ही नहीं, उनका कोई रोल है ही नहीं
वर्ल्ड इश्यूज में, ये तो वो वाली बात हो गई। नेक्स्ट है नॉट एबल टू एड्रेस चैलेंजेस विद इन मेंबर नेशंस। G20 के मेंबर्स में बहुत सारे इश्यूज हैं, उनको भी नहीं एड्रेस करने में कामयाब हो पाया है ये ग्रुप। जैसे यूएसए रशिया में डिवाइड है न्यूक्लियर वेपन्स को लेके, यूएस चाइना के बीच में टकराव है ट्रेड को लेके, क्या ये इश्यूज एड्रेस हुए G20 के मंच पे? नहीं। नेक्स्ट है नो इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म। डिसीजन मान लीजिए इस ग्रुप में कोई भी ले लीजिए, लेकिन इन्फोर्स कौन करेगा? कोई इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म तो है भी नहीं, तो कुछ भी बोल लो। नेक्स्ट है अंडर रिप्रेजेंटेशन ऑफ अफ्रीका। अफ्रीका के जो मेंबर कंट्रीज है ना वो कम है, अफ्रीका की प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं है इस ग्रुप में। कितने मेंबर्स हैं अफ्रीका के इस G20 ग्रुप में? 0, एक भी नहीं है। ये देखिए, नन ऑफ द अफ्रीकन नेशन इज ए मेंबर ऑफ G20। तो अब लास्ट में ना सजेशन दिए जाते हैं। सबसे पहले तो सजेशन ये है, वियना डिक्लेरेशन ऑन ह्यूमन राइट्स 1993 है ना, इस पर कंसेंसस बनाई जाए, सहमति बनाई जाए और सभी देश ह्यूमन राइट्स के प्रति अपनी कमिटमेंट जाहिर करें। ह्यूमन राइट्स में ये सब चीज़ें भी आती हैं, हर एक सिटीजन को एडुकेट फूड, हाउसिंग, एजुकेशन, हेल्थ, वाटर, सैनिटेशन, ये सब कुछ मिले। दूसरा सजेशन, देखो डिजिटल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की सहायता से रियल रेवोल्यूशन लाया जा सकता है गली गली में, बिल्कुल ग्रास रूट लेवल पे। लेकिन इसके लिए ये चाहिए, काफ़ी सारे देश जैसे अफ्रीकन कंट्रीज हैं वो अभी भी डिजिटलाइजेशन का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। वहाँ पे ना तो इतनी अच्छी इंटरनेट कनेक्टिविटी है या फिर मोबाइल फोन्स नहीं है। तो वो लोग भी डिजिटल रेवोल्यूशन का फ़ायदा उठा सके, डिजिटल टेक्नोलॉजी का फ़ायदा उठा सके, इसके लिए G20 मेंबर कंट्रीज़ को प्रयास करने चाहिए। इसके अलावा स्पेस सेक्टर पे फोकस होना चाहिए ताकि काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकाला जा सके। नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट, क्लाइमेट चेंज रिलेटेड, नेचुरल डिजास्टर्स, एग्रीकल्चर इनोवेशन, अर्बन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग, सबके लिए स्पेस सेक्टर का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके बाद पब्लिक हेल्थ पे फोकस होना चाहिए। नेक्स्ट, ग्लोबल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन टैक्स को कंसीडर किया जा सकता है G20 के द्वारा। पहले कंसीडर किया गया था लेकिन इसको रिवाइव किया जा सकता है, मतलब एक देश से दूसरे देश के बीच में जो भी ट्रांजैक्शन होती है उस पर टैक्स लगे और वो पैसा जाए ग्रीन टेक्नोलॉजी फंड में, फिर वो ग्रीन टेक्नोलॉजी फंड से पैसा इस्तेमाल हो लीस्ट डेवलप कंट्रीज के लिए या फिर जहां जरूरत है क्लाइमेट चेंज को एड्रेस करने के लिए। ईस्ट और वेस्ट के बीच में पावर को ब्रिज करने की आवश्यकता है, मतलब अभी जो पावर गैप है ना ईस्ट और वेस्ट के बीच में, वेस्टर्न कंट्रीज ज़्यादा पावरफुल हैं आज भी और ईस्टर्न कंट्रीज धीरे धीरे मुकाबला तो कर रही हैं लेकिन अभी भी काफ़ी पीछे हैं। जैसे इंडिया, इंडोनेशिया, साउथ अफ्रीका, ये इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं। बट साउथ एशिया में इंडिया के अलावा और देखिए, पाकिस्तान, श्रीलंका की सिचुएशन देखिए, तो समझ रहे हो ना। तो ईस्ट और वेस्ट के बीच में अभी भी पावर गैप जो ज़्यादा है ना, उस पावर गैप को कम करने की आवश्यकता है। और सबसे लास्ट में G20 का फॉर्मलाइजेशन होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव डिफाइंड होने चाहिए, विजन, मिशन स्टेटमेंट, परमानेंट सेक्रेटरिएट, ये सब होना चाहिए G20 का, तब जाके ये इंस्टीट्यूशन अच्छे से काम कर सकेगा। सबसे लास्ट में वैसे ये तो है ही कि इसे ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव बनाया जाए G20 को, अलग अलग कॉन्टिनेंट से, फॉर एग्जांपल अफ्रीका से देशों को रिप्रेजेंटेशन मिलनी चाहिए। लास्ट में कंक्लूजन में कहा जाता है दिसंबर 2022 में इंडिया प्रेसिडेंसी संभालेगा इस G20 ग्रुप की, तो इंडिया के ऊपर भी एक बर्डन है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है अच्छे से G20 का समिट ऑर्गेनाइज करवाना। मेन दिक्कत ना एजेंडा पर है, किन आइटम्स को शामिल किया जाए, क्योंकि आज के समय में ना वर्ल्ड बहुत ज़्यादा पोलराइज्ड है। यूएस चाइना के बीच में टकराव है, यूएस रशिया के बीच में टकराव है, वेस्ट एशिया में इतना टकराव है, तो कौन से आइटम्स को लिया जाए, कौन से पर नहीं लिया जाए, इस पर ना सहमति बड़ी मुश्किल से बनती है। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया G20 से संबंधित।